जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, या फिर बोले मिडीवल इंडिया। ठीक है, देखिए पहले मुझे लग रहा था कि हम लोग इसको एक ही लेक्चर में कर दें करके, आपका जो दिल्ली सल्तनत है। लेकिन एक तो मतलब पांच अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया, ठीक है। और लेक्चर जब बड़ा होता है तो आप लोग का रिस्पॉन्स भी थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैंने जो पांचों डायनेस्टी थी उनके बारे में अलग से चैप्टर बना दिया है। तो कुछ इस टाइप से करेंगे इसको। दिल्ली सल्तनत चैप्टर 1.A, तो इसको हम लोगों ने कर दिया स्लेव डायनेस्टी। 1.P इसका 1B, तो इसको बोल दिया खिलजी। 1C तुगलक। 1D आपका इसमें दोनों को कर दिया क्योंकि छोटे छोटे थे, है ना, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। और उसके बाद 1E जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, आर्किटेक्चरल जो भी थे, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आप जानते हैं क्वेश्चन आता है, यहाँ से 1 क्वेश्चन आता है और ओवरऑल पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, एंशियंट इंडिया ख़त्म किया, उसके बाद डायरेक्टली मिडीवल जंप कर दिए, है ना। लेकिन ये जो लिंक है, ये लिंक जोड़ने वाला एक पॉइंट रहता है, कैसे ये हम लोग मतलब ये मिडीवल में ये आपके मुस्लिम शासक आए, ठीक है। जैसे मोहम्मद गजनवी है, उसके बाद मोहम्मद घौरी है, ये लोग आए थे। बहुत सारे जो राजपूत शासक थे उन लोगों ने कोशिश करी उनको डिफीट करने की, है ना। जैसे आपका पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके सोलंकी डायनेस्टी के भी राजा थे। तो ये जो लिंक है ना इन दोनों के बीच का, वो लिंक हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो मैं ये लिंक कनेक्ट ज़रूर करूँगा, लेकिन चूँकि अभी हमारा अप्रोच क्या है, अप्रोच इज़ मोर टूवर्ड्स कैसे हम लोग सिलेबस कंप्लीट करें और कैसे हम लोग क्या बोलें जो सिलेबस में है वो कवर करें, ठीक है। तो ये लिंक कनेक्ट कर देंगे, बस आपको ये समझना है कि ये लगभग 13वीं शताब्दी के शुरू में आपके मुस्लिम रूलर यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। तो इन्होंने तो मैं ये लिंक आपको करके बताऊँगा, क्योंकि जो मैंने आपको बोला ना बार बार कि ये जो राजपूत डायनेस्टी है कहीं ना कहीं वो चीज़ें लिंक हैं, है ना। उसी के आसपास ही राजपूत डायनेस्टी जो थे वो लोग रूल कर रहे थे, चाहे चंदेल हो, चाहे आपके ये जो दिल्ली में बहुत सारे राजपूत डायनेस्टी ने रूल किया। तो वो पार्ट हम लोग कनेक्ट करेंगे, बट उसको सेपरेट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जिनको पीडीएफ की चिंता है कि मटेरियल कैसे मिलेगा, तो ये जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम का। सारे मटेरियल हम लोग टाइम पे शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है लेक्चर तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो मत लाइक करिए, ठीक है। बट अगर आपको सही में थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो अप्रिशिएट करूँगा कि आप थम्स अप दे के एटलीस्ट फीडबैक दें, है ना, ताकि मुझे पता चले कि कितने दर्शक तक पहुँच रहा है। सेकंड चीज़ है, मैं टेस्ट सीरीज़ की भी बात कर रहा था, तो मुझे टेस्ट सीरीज़ भी इसका जनरेट करना है। तो चलिए मैंने शेड्यूल क्या बना दिया, थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तक कंप्लीट कर देंगे, ऐसा मैंने शेड्यूल बनाया है मिडीवल इंडिया का। तो हो सकता है आज और कल में हम लोग काफ़ी स्लो रहें बिकॉज छुट्टी नहीं है। शनिवार रविवार को मैं क्या करूँगा, थोड़ा स्ट्रेच करके ये अपना मिडीवल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बच गया मान लो तो मंडे को करेंगे, क्योंकि मुझे आप लोग के लिए एक जनमन का भी समरी बनाया था, उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। और मैं वीडियो को थोड़ा छोटा करूँगा क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ स्लेव डायनेस्टी है ना, क्या बोलते हैं उसको, डायनेस्टी को क्या बोलेंगे, राजवंश, है ना, वो है। और उसके बाद हमारे ये घटना चक्र के PYQ हैं। इसमें मेंस के क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मेंस का क्वेश्चन हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 5-6 क्वेश्चन है, तो एक साथ करेंगे उसको। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की स्थापना किन्होंने करी, स्थापना हुई आपकी 1206 के आसपास। 320 सालों तक डिफरेंट डायनेस्टी ने राज किया, और उसमें प्रमुख थे 5 प्रमुख डायनेस्टी थे जिनके बारे में मैंने बताया आपको कि आपके स्लेव डायनेस्टी है, दास राजवंश, और उसके बाद है आपके खिलजी के बाद है तुगलक के बाद सैयद और लोधी डायनेस्टी। राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाए इन्होंने, कैसे लाए ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ना, क्या उनके पॉलिटिकल चेंजेस थे, कैसे समाज में बदलाव आया और क्या सांस्कृतिक परिवर्तन आए। हमारे जो आर्ट फॉर्म है उसमें काफ़ी चेंजेस लाए थे, और भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ था ये, ठीक है। तो चलिए परिचय देख लेते हैं कि सुल्तान जो वर्ड यूज़ किया जाता है, सल्तनत जो मैं बोला, दिल्ली सल्तनत,
तो सुल्तान का अर्थ क्या होता है? तो ये अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता है शासन करना, ठीक है। भारत में प्रयोग किया जाता है, तो भारत में जब इसका प्रयोग किया जाए तो इसका मतलब होता था राज्य के लिए, ठीक है। सुल्तान या फिर सल्तनत, है ना। शासकों की उपाधि भी है ये। अगर मतलब इस काल के जो शासक थे वो लोग सुल्तान की उपाधि लेते थे। दिल्ली सल्तनत की उत्पत्ति, तो ये जो तुर्क आक्रमणकारी थे ना, वहीं से वही एक रिजल्ट था, मतलब तुर्कियों के आक्रमण से ही आपके दिल्ली सल्तनत की उत्पत्ति हुई। और इसकी स्थापना का जो क्या बोलते हैं क्रेडिट जाता है, वो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मोहम्मद गौरी का वो क्या था, उसका गुलाम था। तो गौरी की मृत्यु से पहले उसने बोला कि भाई ठीक है, ये हम आप इस क्षेत्र को देखो, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गया था। ऑल्दो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में नहीं रहा, वो लाहौर को ही अपनी राजधानी बना के रखा, बट उसका कंट्रोल ये जो नदर्न इंडिया था वहाँ पे था, ठीक है। और इसी ने ही भारत में इस्लामिक शासन की नींव डाली। देखिए जितने भी आपके क्या था विदेशी लुटेरे आते थे ना, मुस्लिम लुटेरे, तो ये लोग क्या करते, इनका पर्पस दो ही था, दो चीज़। पहला था धन की लूट था, और दूसरा था मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे कि इन्होंने क्या किया, जो मोहम्मद गौरी था उसने लगातार इन्वेट किया आपके सोमनाथ मंदिर में, है ना। और घोरी था शायद, घोरी ने एक्चुअली आक्रमण किया, और उसके बाद फिर कितनी बार लूटा, है ना। तो ये तो कहीं ना कहीं हमें क्या बोलते हैं बिलीव करना पड़ेगा कि भारत सच में सोने की चिड़िया थी, है ना। तभी उसकी चमक से सब आकर्षित होकर आक्रमण करते थे, ठीक है। तो ये एक बड़ा रीज़न था। बट इन्होंने फिर भारत में इस्लामिक शासन की नींव डाली, जो इसका क्या बोलते हैं मोहम्मद गौरी का जो सेवक था उसकी उसकी डेथ के बाद, ठीक है। तो 5 राजवंश के बारे में एक मैं ब्रीफ में पढ़ देता हूँ, क्योंकि इस वाले टॉपिक में हम लोग मोस्टली ये स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश बोलते हैं, सॉरी मेरे को ये वर्ड याद नहीं आता, गुलाम डायनेस्टी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी। तो इन्होंने रूल किया 1206 से 1290 के बीच। और इसमें जो फेमस रूलर थे आपने सब सुना है, पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने जो फाउंडर था। उसके बाद फिर इसका दामाद जो था इल्तुतमिश था, उसने रूल किया। रजिया सुल्तान के बारे में आता है, और बलबन। ये 3-4 फेमस थे जिसके बारे में हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। खिलजी डायनेस्टी में फाउंडर जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने देखा है, उसका भतीजा कहा जाता है ना, और दामाद भी, 2 in 1। तो ये आपका इन्होंने 1290 से लेके 1320 के बीच रूल किया। और ये दोनों ही फेमस थे इसके, और कोई फेमस रूलर नहीं थे। इन्होंने दक्षिण भारत में भी विस्तार किया। इसने क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसने नॉर्थ में साउथ में पूरा एक कैंपेन चलाया था। अपना जो एक क्या था, मलिक कफूर को भेजा था, तो पढ़ेंगे बाद में। तुगलक वंश के बारे में देखें तो इनका फाउंडर जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। और जो सबसे फेमस है वो कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। बट इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे फ़िरोज़ तुगलक के बारे में भी, ये भी एक फेमस राजा था तुगलक, ठीक है। उसके बाद आता है सैयद डायनेस्टी, बहुत छोटा सा इसका है। खिज़्र खां इसका फाउंडर था, याद रख लीजिएगा अगर मैच द फॉलोइंग आया तो। और लास्ट में लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सिकंदर लोधी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इब्राहिम लोधी फेमस है क्योंकि ये पानीपत में हारा था बाबर से। तो आप लोग को क्या करना है, ये जो टाइम पीरियड है 1206 से आपका 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, और 51 से 26, ये टाइम पीरियड याद रखना है। कौन कौन से ये थे रूलर थे, इसके बारे में अरेंज द फॉलोइंग आ सकता है। तो जिनके लिए नया है उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए कि कौन कौन से रूलर थे। इवन जो इनके अंदर जो वो थे, राजा थे, जो भी शासक थे, उनके बारे में दे सकता है रैंडम सा, है ना। मान लो इसका मोहम्मद बिन तुगलक को उठा लिया, इसका फिर सिकंदर लोधी को उठा दिया, ठीक है। फिर अरेंज करने के लिए कि कौन कब तक रूल किया, या फिर कौन पहले रूल किया कौन बाद में रूल किया। मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं कि गुलाम वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ब्रीफ। तो 1206 से 1290 तक इन्होंने रूल किया, और दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक गुलाम वंश इसी से संबंधित थे, ठीक है। प्रारंभिक सुल्तान गुलाम वंश से ही संबंधित थे। इस वंश के सर्वश्रेष्ठ 3 शासक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम तक रूल किया है। रजिया सुल्तान फेमस हुई बिकॉज वो इकलौती मुस्लिम
शासिका थी, ठीक है, लेकिन उसने 4 साल ही रूल किया। इसके अन्य नाम क्या है? मामलुक वंश भी बोलते हैं इसी को, दास वंश भी बोलते हैं, तो ये अन्य नाम है। मामलुक का अर्थ क्या होता है? मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से जन्मा गुलाम, ठीक है। इसके माता पिता फ्री थे बट जो जन्मा है वो गुलाम है। एनीवेज, तो ये सब हो गया। अब पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो पहला दास या फिर गुलाम शासक था, ठीक है। तो इसने अपनी राजधानी, देखिए, लाहौर बना के रखा था ना। ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं शिफ्ट किया था, दिल्ली को कंसोलिडेट किया था इसके दामाद ने, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इसने 3 उपाधि लेके रखी थी। एक था लक बख्श, मतलब बहुत उदार था बोलते हैं, तो उदारता के लिए प्रसिद्ध था, तो इसने टाइटल लिया था लक बख्श का। हातिम द्वितीय लिखा है मिन्हाज सिराज ने इसको, ठीक है, इसकी बहादुरी के लिए। और जो कुरान था उसको बहुत ही मीठे स्वर में गाता था, इसलिए इसको कुरान खान भी कहा जाता था। तो ये 3 टाइटल हैं जो आप याद रखेंगे। और इसने कुछ आर्किटेक्चर जो बनाए हैं वो कई बार पूछा जाता है, जैसे कि देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा, नाम सुन के ऐसा लगता है कि भाई कोई मंदिर होगा, मतलब कुछ होगा हिंदू धर्म से रिलेटेड, बट ये एक मस्जिद है जो कि अजमेर में है, ठीक है। झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। ऐसा कुछ आप शॉर्टकट बना के याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो है दिल्ली में, ठीक है। ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्थान याद करने की ज़रूरत है। कुव्वत उल इस्लाम है दिल्ली में, और आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। कुतुब मीनार का काम जो था, ये क्या थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्थिति में है ना। ये जो बख्तियार काकी जो था ख्वाजा सूफ़ी संत थे, तो उनकी स्मृति में इन्होंने नींव डाली, ठीक है। पूरा काम नहीं हुआ था, इन्होंने स्टार्ट करा था। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1210 में हुई, जब ये पोलो खेल रहे थे, चौगान, ठीक है, घोड़े से गिर गए। जो आजकल पोलो खेलते हैं ना, आप देखा, घोड़ा में मतलब हॉकी टाइप का खेलते रहते हैं, तो सिमिलरली चौगान खेलते खेलते इनकी मौत हुई। तो इनके मौत से जो रिलेटेड फैक्ट है ये बहुत पूछा जाता है ना, कि किस राजा की मृत्यु पोलो खेलते या चौगान खेलते हुई, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई, तो आपको ये फैक्ट याद रखना होगा। तो ठीक है, इसको आई थिंक आप लोग याद रखोगे। राजधानी लाहौर है, 3 टाइटल लिए, लक्ष्य बख्श है, हातिम द्वितीय है, कुरान खान, और इनके निर्माण के कुव्वत उल इस्लाम जो दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में है। और कुतुब मीनार की शुरुआत इसने करी थी किसके याद में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड रखा है जो उनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो ज़्यादा कुछ डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि क्या बोलते हैं इसको, मार्केट में काजी फ़खरुद्दीन कूफ़ी ने गुलाम बाज़ार से ख़रीदा था, और काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र, मतलब ये जो काजी था उसके पुत्रों ने इसको फिर बाज़ार में बेच दिया। वहाँ से मोहम्मद गौरी ने इसको ख़रीदा था। और तराइन का युद्ध जो आपने देखा है ना, तराइन 1 तराइन 2, वो हम लोग पढ़ेंगे जब राजवंश पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान वाला। तो तराइन के युद्ध में पूरा समर्थन दिया मोहम्मद गौरी को, और विजित क्षेत्र का मालिक या सेनापति नियुक्त कर दिया गया इसको, ठीक है। और ये 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के धनी सरदारों द्वारा शासक नियुक्त हुआ, ठीक है। ये शासक तो बन गया, लेकिन फिर भी अपने को गुलाम बोलता था, इसने कभी भी अपने को सुल्तान नहीं कहा। आते हैं अब कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसने चुनौतियों का सामना कैसे किया। तो लाहौर में इसने अपनी राजधानी बनाई, लेकिन उस लाहौर में 2 लोग की बहुत नज़र थी। उनमें से एक था गजनी का यल्दौज, ठीक है। ये एक एडवर्जरी था जो कि बाद में इल्तुतमिश को भी परेशान किया। तो यल्दौज था, उसने चुनौती दी, क्योंकि वो भी लाहौर में हम अधिकार करना चाहता था। उसके अलावा सिंध का या फिर मुल्तान का जो कुबाचा था वो भी लाहौर को जीतना चाहता था। तो इसने क्या किया, एक स्ट्रेटेजिक मतलब नीति अपनाई। इसने क्या किया, अपनी बहन का जो विवाह था कुबाचा से करा दिया, ठीक है, और स्वयं यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया। तो हो गया मैट्रिमोनियल अलायंस, है ना। तो इस टाइप से इसने क्या किया, एक सातिर दिमाग से जो है चुनौतियों का समाधान खोजा, और अपनी पुत्री का जो विवाह था इल्तुतमिश से किया था, जो बाद में शासक बना, ठीक है। हैंडसम लड़का था बोलते हैं। आराम शाह जो था वो इसका पुत्र था, क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का, बट वो लायक नहीं था। तो लाहौर के सरदार हैं, उन्होंने जल्दबाजी में उसको बना तो दिया, बट वो इतना अयोग्य था कि विद्रोह छिड़ गए। तो दिल्ली के लोग क्या बोलते हैं, तो सिर्फ वो 8 महीने राज किया, और उसकी वही था, अयोग्य था, है ना।
तो दिल्ली जो उनका कंट्रोल एरिया था, दिल्ली के लोगों ने क्या किया, उसको राजा मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। फिर क्या किया इन्होंने, जो बदायूं के सूबेदार हैं, बदायूं मतलब आपके यूपी साइड के, यूपी में क्या था, इल्तुतमिश उस टाइम सरदार था। बदायूं एक टाइप का ना सबसे फेमस एरिया हुआ करता था, मतलब बहुत रिच, क्योंकि यूपी में है उस साइड, देख रहे हो आप कितना गंगा का प्रभाव था, तो अच्छा खासा वहाँ से रेवेन्यू आता था। तो बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को निमंत्रण भेजा कि इसने ये जो ऊपर के सरदार हैं उन लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने, और इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया और दिल्ली के पास जद नामक स्थान पर आराम शाह को हरा के ये राजा बना। ठीक है, ये दैट वो फैक्ट आप उतना, मतलब आराम शाह इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इग्नोर मारिए। इल्तुतमिश पे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है। जैसे आप देखोगे अब तक किसके बारे में पूछ चुका है, अशोक के बारे में पूछता है ना। वैसे इधर मिडीवियल में आप देखोगे तो अकबर के बारे में पूछता है। तो इल्तुतमिश भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, अगर इसमें देखें तो। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आए हैं, अभी आपके एमबीटी से क्वेश्चन आ गया है, मोहम्मद बिन तुगलक से। तो वैसे ही इल्तुतमिश और बलबन भी थोड़े क्या बोलो फेमस राजा हैं। तो अगर इनको क्वेश्चन खोजना रहा, और इन लोगों ने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन खोज लिए हैं, मतलब कवर हो गया है आपका खिलजी, कवर हो गया है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, तो इल्तुतमिश एक नेक्स्ट कंटेंडर हो सकता है। तो इसका प्रारंभिक जीवन के बारे में यही है कि इलबरी जाति का जो था, तुर्क था, और ये इसको कहा जाता था गुलामों का गुलाम। कैसे? क्योंकि जो इसका मालिक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक, वो खुद भी गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। गौरी का गुलाम, ऐबक का गुलाम, ठीक है। जन्म से सुंदर था जैसे मैंने बताया, और प्रतिभाशाली भी, टैलेंटेड आदमी। भाइयों ने अब इतना टैलेंटेड है, सुंदर है, तो भाइयों को ईर्ष्या हुई, तो इन्होंने इसको गुलाम बाज़ार में बेच दिया। वहाँ पे ऐबक ने इसको ख़रीदा था, ठीक है, और इसको अंगरक्षक का प्रमुख या फिर सर जहाँदार बनाया था, बॉडीगार्ड का मतलब हेड ऑफ द बॉडीगार्ड। योग्यता के आधार पर इसको बदायूं का सूबेदार बनाया, जो उस सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण सूबा था। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी टैक्सेस आते थे वहाँ से, काफ़ी रिच एरिया था बदायूं, है ना, ये यूपी में अभी। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था, जो फैक्ट हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, एक फैक्ट मुझे ऐड करना था कि इल्तुतमिश है उसने कैसे 2 मिनट, इल्तुतमिश ने कैसे दिल्ली सल्तनत को स्ट्रॉन्ग वो किया, कंसोलिडेट किया दिल्ली सल्तनत को, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है, सल्तनत, ठीक है, को स्ट्रॉन्ग कैसे किया। तो कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये था कि जब ये राजा बना ना, तो 3 लोग, सुल्तान बना, तो 3 लोग एक्चुअली इसके एडवर्सरी थे, मतलब इसके अगेंस्ट थे। उनमें से यलदौस था जो गजनी का था, ऊपर में हमने पढ़ा, कुबाचा मुल्तान का था, और अली मर्दान खिलजी वो बंगाल का था। तो इन तीनों को इसने हराया था, और इसके बाद अपनी जो वो है, अपनी शौर्य के तौर पे अपने आप को दिल्ली का राजा सुल्तान अपने आप को इस्टेब्लिश किया, इन तीनों को हरा के। ये लगातार उसके पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि इनको दिल्ली पे कंट्रोल करना था, ठीक है। इसके अलावा एक और स्ट्रेटजिक इसने पॉलिसी अपनाई थी, वो था मंगोल खतरा को टाल के। हुआ क्या था कि ये जो मंगोलिया से जो थे, मंगोल के जो राजा थे चंगेज़ खां, जिसको तेमुजिन भी कहा जाता है, चंगेज़ खान को याद रखिए, या फिर तेमुजिन भी बोलिए। इसने क्या किया, मंगोलों को संगठित किया और उन्हें एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित किया। फिर इसने क्या किया, चंगेज़ खान ने फारस मतलब ईरान, ये है ईरान, प्रेजेंट डे ईरान और मध्य एशिया को रौंद दिया। तो ईरान के जो शासक थे ख्वारिज़्म शाह, उस टाइम ख्वारिज़्म शाह ईरान के शासक थे, उसके पूरा साम्राज्य तो बर्बाद हो गया। तो वो क्या किया, यूरोप साइड भाग गया, रोम में। और उसका जो पुत्र था जलालुद्दीन मकबरनी, वो आया भारत की तरफ अपने प्राण बचाने, ठीक है। तो जब ये अपने प्राण बचाने आया और इल्तुतमिश से रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे को शरण दो, तो इल्तुतमिश समझ गया कि अगर इसको शरण दिया तो इसके पीछे पीछे आपका मंगोल भी आएगा, और अगर इसने सिंधु नदी घाटी को क्रॉस कर लिया, फिर दिल्ली की खैर नहीं। तो इसने क्या किया, उसको मदद ना करने का एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, एक दूरदर्शी डिसीजन लिया, और जिसके चलते चंगेज़ खान ने, मतलब चंगेज़ खान की उससे की नज़रों से दिल्ली को बचाया। तो एक बड़ा अच्छा माना जाता है कि इसने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, अदरवाइज़ फिर वो यहाँ पे आ जाता। कुछ प्रशासनिक सुधार किए जिससे दिल्ली वो हुआ, एक स्ट्रॉन्ग सल्तनत बना। तो सबसे पहले था एक तुर्क चहलगानी, है ना। तो इसने क्या किया, जो इसके वफादार सरदार थे, सरदार मतलब प्रभावशाली लोग, है ना,
उनका एक गुट तैयार किया और उनको क्या किया, अपना मंत्रिमंडल जो है या फिर जो क्या बोलते हैं राजकाज चलाने में उनको उनकी मदद लेता था। ठीक है, तो इनके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो क्या था, जो प्रतिद्वंदी सरदार थे। प्रतिद्वंदी सरदार कैसे हो सकते हैं, जैसे ही आपका ये आपका ऐबक की मृत्यु हुई तो बहुत सारे सरदार क्या करते चाहते थे, उसका बेटा जो है वो बने राजा बने। तो प्रतिद्वंदी जो सरदार थे उनके प्रभुत्व को ख़त्म करना पहला उद्देश्य था, और दूसरा उद्देश्य था प्रशासन के बड़े पदों में उनको नियुक्त किया गया था। तो राजकाज देखना है ना, प्रशासन भी एक दूसरा काम था। ये सबसे फेमस चीज़ है इक्ता प्रणाली। ठीक है, इक्ता प्रणाली शुरू करी आपके इल्तुतमिश ने। तो इक्ता प्रणाली में क्या करता था, सैनिकों को उनके काम के बदले में ज़मीन देता था। ठीक है, और मतलब इक्ता का अर्थ भूमि है, तो उनको भूमि दे दिया तो वहाँ से जो भी टैक्सेस हैं वो सैनिक वसूलते थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें इक्ता का अर्थ है भूमि, जो नगद वेतन की बजाय सैनिक और अन्य अधिकारियों को दी जाती थी। इक्ता के अधिकारियों को इक्तादार कहा जाता था, है ना। तो अब उनको लैंड दे दिया कि भाई चलिए वहाँ पे जो भी टैक्स आएगा वो आप वसूलिए, बट आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी के जगह उनको दिया जाता था इक्ता, और इक्ता का मतलब होता है भूमि। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है इक्ता का अर्थ क्या होता है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकता है मेंस में, या फिर प्रीलिम्स में ही पूछ सकता है कि इक्ता का अर्थ क्या होता है। कहीं मैंने एक प्रश्न सॉल्व किया है इसलिए मुझे याद आ रहा है। उसके बाद आता है मौद्रिक प्रणाली। तो इसने क्या किया, टकसाल के नाम लिखवाने शुरू किए, है ना। क्या आ रहा है, हाँ, तो मौद्रिक सुधार किया। उसने क्या किए, ये पहला जो मुस्लिम शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सिक्के जारी करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। दिल्ली के सल्तनत नियमित रूप से सिक्के जारी करने वाला पहला सुल्तान हुआ, और उसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की, है ना। तो कहाँ से सिक्का रिलीज़ हो रहा है वो पता चल जाता था। इसके अलावा एक और फैक्ट आपको याद रखना होगा, इसने जो खलीफा है, खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। तो इस टाइप से आप देख रहे हो कि काफ़ी कुछ इसने करा जिससे इसको दिल्ली में अपना वर्चस्व स्थापित करने में मदद मिली। तो ये 4-5 फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, और साहित्यिक सांस्कृतिक योगदान है उसको याद कर लीजिए। तो इसने क्या किया था, इसका पुत्र जो था नसरुद्दीन जो था उसकी मृत्यु हो गई थी। कैसे मृत्यु हो गई थी, ये जो आपके बंगाल की गवर्नर है उसने उसको वो कैप्चर करके उसको मार डाला था। तो उसकी याद में, ये कब मार दिया था ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, 1229 में। तो ये नसरुद्दीन की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था। उसके बाद बदायूं में हौज शमसी का द्वार इसने बनवाया है। जोधपुर में अतरकीन का द्वार बनाया है, और कुतुब मीनार का जो काम है इसने कंप्लीट करवाया। ठीक है, और ये इसके दरबार में कौन था, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, इसके किताब का नाम क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तबाकत ए नशीरी ऐसा नाम है कुछ। ठीक है, तो ये हो गया इनके सांस्कृतिक पक्ष। अब आते हैं हम लोग, अब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, उसके बाद कौन कौन देख आते हैं। एक आता है रुकनुद्दीन फ़िरोज़। ठीक है, ये भी एक्चुअली उसका बेटा था इल्तुतमिश का, लेकिन ये लायक नहीं था। लेकिन इसको क्या किया, पुरुष था तो तुर्की सरदारों ने इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को सिंहासन पर बैठाया, है ना। राजा का बेटा राजा, बेटी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ विलासी प्रवृत्ति का था। मुख्य शक्ति उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में केंद्रित थी, और विलासी प्रवृत्तियों और राज्य के मामलों में अरुचि के कारण विद्रोह शुरू हो गए थे। अब फिर रजिया सुल्तान का वो होता है। देखिए 1236 में मृत्यु हुई थी, कुछ टाइम काम किया होगा ये, लेकिन ये था टोटल विलासी प्रवृत्ति का। तो रजिया सुल्तान का उदय होता है। तो रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। वह 1236 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के लोगों ने उत्तराधिकार का निर्णय लिया। मतलब इसको क्या बोलते हैं, जो सरदार लोग हैं वो तो नहीं बना रहे थे ना, तो वहाँ के लोगों ने किसको दिया जाए राजा वो डिसाइड किया था। तो ये क्या करती थी, सिंहासन पर बैठने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों की कोट और पगड़ी पहनने का विकल्प चुना। बाद में उसने बिना नकाब के युद्ध में भाग भी लिया। तो मुस्लिम वुमेन के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है उस टाइम के हिसाब से, है ना। पुरुषों की तरह कपड़े और सैनिक के कोट पहनना, पगड़ी पहनना और युद्ध में बिना नकाब के भाग लेना।
तो काफ़ी क्या बोलूँ अग्र सोची थी, आगे की सोचने वाली। रज़िया सुल्तान लेकिन ज़्यादा दिन तक मतलब राजकाज चला नहीं पाई और ये 1236 से 1240 के बीच ही रूल कर पाई। तो क्या क्या कारण थे? एक तो पहला था तुर्क सरदारों का विरोध, जैसे कि आप देखोगे उनके दरबार में दो लोग थे, एतगिन और अल्तुनिया, ठीक है। ये दोनों मतलब उसके अलावा बाकी सरदार लोग भी, ये लोग चाहते नहीं थे कि इसके क्या बोलते हैं महिला के अंडर रूल करें, थोड़ा अपने क्या बोलते हैं उनका ईगो हर्ट होता था, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान के सिंहासन बैठने में कोई योगदान नहीं था। तुर्क सरदारों ने शुरू से ही रज़िया का विरोध किया था। उसके अलावा गैर तुर्क सरदारों का को महत्व दिया उसने। उसने क्या किया, एक अबिसिनियाई गुलाम याकूत को क्या बना दिया, आमिर याकुर। आमिर याकुर मतलब क्या, जो शाही अस्तबल है उसका प्रमुख, घोड़ों को देखने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता था वहाँ पे उस टाइम। तो इससे भी ये लोग क्या थे, थोड़े चिढ़ने लग गए जो तुर्क लोग थे कि आप गैर तुर्कों को महत्व दे रहे हो। फिर क्या किया, एतगिन और अल्तुनिया ये दोनों दरबार के ना रईस थे। ये दोनों जो थे दरबार में रईस थे। इन लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र रचा, ठीक है। इन्होंने लाहौर के सूबेदार कबीर खान को षड्यंत्र में शामिल किया और 1240 में रजिया को बंदी बना लिया। लेकिन रजिया भी थोड़ा उन्होंने भी अपना एक स्ट्रेटजिक चाल चला। उसने क्या किया, अल्तुनिया के साथ शादी कर ली, ठीक है। और उसके बाद फिर सिंहासन के लिए पुनः उसने वापस आना चाहा, मगर बहराम शाह के साथ उसका जो युद्ध हुआ उसमें वो मारी गई, ठीक है। भटिंडा जाते समय दोनों की हत्या कर दी गई। तो इस टाइप से इसका जो महिला शासक थी उसका अंत हुआ 1240 में, ठीक है। उसके बाद ये कुछ फैक्ट हैं, बीच में दो चार राजा हैं, इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। जैसे मैं बताया कि हमारा अप्रोच पूरा हिस्ट्री को नहीं, हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो ये दो चार चीज़ें इसमें बस याद कर लीजिए। जो नसरुद्दीन मोहम्मद था ना, वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो ये इसको फ़कीर राजा या फिर दरवेश राजा भी बोलते थे, है ना। और नसरुद्दीन जो है ना, ये क्या किया, आप देख रहे हो 1246 से 65 तक काम किया। ऑल्दो इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था काम करने में, मतलब राजकाज में, ये तो धार्मिक प्रवृत्ति का था, ठीक है। मगर ये 20 साल इसलिए रूल कर पाया क्योंकि उसका एक वफादार था बलबन, है ना, जो बाद में भी किंग बना। वो उसके बिहाफ में मतलब रूल कर रहा था। वास्तविक शासक बलबन ही था। तो नसरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी, जिसका अर्थ था महान खान। बलबन ने 1249 में अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद से किया, मतलब बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नसरुद्दीन महमूद से किया था, ठीक है। अब आते हैं बलबन का। तो बलबन का वास्तविक नाम क्या था, 1266 में ये राजा बना। तो ये भी अपने आप को, ये भी क्या था, इलबरी तुर्क था। एक बचपन में मंगोलों ने उसे पकड़ लिया था और गुलाम के रूप में बेच दिया। बलबन अपनी क्षमता और दूरदर्शिता के कारण प्रगति करता रहा और इल्तुतमिश के तुर्क के चहलगानी का या फिर 40 दल जो बनाया था ना इल्तुतमिश ने, उसका हिस्सा था वो, है ना। और इसके ये अपनी उपाधि लिया हुआ, तो देखिए बड़े बड़े उपाधि लेकर रखा है इसने। पहला तो ये है नियाबत ए खुदाई, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि बोलता था। और दूसरा था जिल्ले इलाही, है ना। मजाक मजाक में हम लोग बोलते रहते हैं ना जिल्ले इलाही, तो जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। तो ये अपने आप को नियाबत ए खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब मानता था। और इसके दरबार में दो कवि थे, अमीर हसन और अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ये भारत का तोता या फिर तूती हिंद बोला जाता था, तूती ए हिंद बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको MCQ सॉल्व करने में मदद करेंगे। यहाँ पे ना एक्चुअली 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 2 या 4 मार्क्स का। तो वो है बलबन की रक्त और लौह की नीति क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब एक टाइप का क्या बोलूँ, बहुत हार्श नीति है, जिसके तहत वो क्या करता था, विद्रोहों को दबाता था। तो तुर्का ने चहलगामी की महत्वाकांक्षा के कारण दिल्ली सल्तनत के तहत राजतंत्र ने अपनी गरिमा खो दी थी। मतलब जो इल्तुतमिश ने चलो राजकाज चलाने के लिए चहलगामी तो बनाया, लेकिन ये लोग क्या करने लगे, इनडायरेक्टली कंट्रोल करने लग गए। जैसे आपने देखा रजिया सुल्तान के टाइम भी, ठीक है, और उसके बाद भी इनका कंट्रोल रहा। तो बलबन ने ये प्लान किया कि इसको भाई ख़त्म किया जाए। तुर्का ने चहलगामी को बलबन ने ख़त्म भी कर दिया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के तहत राजतंत्र ने अपनी गरिमा खो दी थी बिकॉज ऑफ ये तुर्कान चहलगामी। साथ ही साम्राज्य में विद्रोह और मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत को कमज़ोर कर रहे थे। लगातार मंगोल आक्रमण कर रहे थे और साम्राज्य में भी जो विद्रोह हो रहे थे वो भी साम्राज्य या फिर सल्तनत को कमज़ोर कर रहे थे।
इन्हीं सब से निपटने के लिए बलबन ने एक कठोर नीति अपनाई जिसे रक्त और लौह की नीति कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत उसने क्या क्या एक्शन लिए वो है, पढ़ लीजिए। पहला है सैन्य व्यवस्था। उसने क्या किया, एक स्थायी सैनिक का आधार दिया। और क्यों किया, ताकि वो तुर्कान चहलगानी की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकें। उसके बाद किलेबंदी की उसने। विद्रोह की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर किलेबंदी कर दी, पर्याप्त सैनिक की व्यवस्था कर दी वहाँ पे। उसके बाद तीसरा चीज़ करा इसने, दरबार की औपचारिकताएं, है ना, मतलब एक फॉर्मेलिटी होनी चाहिए दरबार में। वो क्या था कि जो भी औपचारिकताएं हैं, दो औपचारिकताएं इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, एक था सिजदा और दूसरा था पाबोस, पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। तो वो सब, और विद्रोहों को ऐसे दमन करता था कि कभी फिर से कोई होता ना फन ना उठा पाए वाली बात। तो इतना कठोरता से दबाता था कि कोई भी विद्रोह करने की ना सोच सके। तो ये चार जो पॉलिसी है उसी को बोलते हैं रक्त। मतलब होता है रक्त और लौह। रक्त मतलब आपका दमन करना, लौह मतलब तलवार की नोक पे, है ना। तो इस टाइप की पॉलिसी की थी, तलवार की नोक पे आप मतलब शत्रुओं का खून निकाल दोगे, इतना इतना मतलब इतने प्रेशर से आप दमन करोगे विद्रोहों का। और बलबन ने ना ये राजत्व मतलब किंगशिप, ये आप किंगशिप की जो पॉलिसी थी वो करा। तो ये पॉलिसी क्या है, ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो बलबन का राजत्व का सिद्धांत क्या है। तो राजत्व शब्द उन सिद्धांतों, नीतियों और कार्यों को संदर्भित करता है जिनसे सुल्तान ने अपनी संप्रभुता, मतलब अपनी और संप्रभुता, अधिकार और शक्ति को स्पष्ट करने के लिए अपनाया। मतलब वो नीतियाँ या फिर वो पॉलिसी जिससे राजा अपने आप को, अपना जो वो है पावर दिखाता है ना। संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, अधिकार मतलब अथॉरिटी है ना, शक्ति, पावर, इन तीनों को जो दिखाता है जिन नीतियों के तहत, वही आपका किंगशी की पॉलिसी थी। तो निज़ामी के अनुसार बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने राजत्व के बारे में स्पष्ट विचार रखे। तो क्या क्या थे उसके विचार जिसके थ्रू वो क्या बोलते हैं अपने आप को उसने, अपनी अथॉरिटी को उसने इस्टेब्लिश किया। पहला तो वो अपने आप को यही दैवी सिद्धांत, अपने आप को जिले इलाही बोल रहा है, अपने आप को ये क्या था, नियामत है, नियामत क्या था, सॉरी नाम, ये नियामत एक खुदाई बोल रहा है, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, प्रतिबिंब, है ना। तो इसके थ्रू वो अपनी अथॉरिटी पेश कर रहा है, अपने आप को एक दैवी क्या डिवाइन इनकारनेशन की तरह प्रेजेंट कर रहा है। बलबन ने यह साबित करने की कोशिश की कि सुल्तान की शक्ति का आधार लोग नहीं और धन दौलत नहीं है। ये क्यों बोल रहा है कि उसका कहना है कि भाई सुल्तान पे तो भगवान का हाथ है, वो भगवान का प्रतिनिधि है, प्रतिबिंब है ना। दूसरा था शाही वंश होने का दावा। इसने क्या करा, अपने आप को कनेक्ट किया किससे, अफरासियाब से। और अफरासियाब कौन था, एक पौराणिक योद्धा है ना। पौराणिक जो तुर्क का वो है, पौराणिक हिस्ट्री है, उसमें एक बहुत फेमस योद्धा है, उससे उसी वंश का हूँ करके इसने अपने आप को कुलीनता घोषित करने की कोशिश की ताकि लोग उसको माने। और एक बड़ा फेमस डायलॉग है, हम लोग इसको ऐसी मजाक से डिस्कस करते हैं कि इसने एक कथन कहा था बलबन ने कि जब भी मैं निम्न पृष्ठभूमि के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा हाथ बड़े क्रोध में अपने आप तलवार पर चला जाता है ना। तो बोल रहा है कि मैं उच्च कुलीन का था, निम्न कुलीन के लोगों को देख के मेरी मतलब तलवार उड़ जाता था उनको मारने के लिए, है ना। ईरानी आदर्शों और परंपराओं का पालन करता था ये। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली बोल रहा था कि इसने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू करी, है ना। तो सिजदा मतलब क्या होता है कि जो भी उसके दरबार में आएगा सिर झुका के उसको प्रणाम करेगा, नमस्कार, है ना। और पाबोस मतलब जो सरदार है उसके पैरों को चूमना, ठीक है। तो इस प्रथा की शुरुआत करी थी। तो इससे भी एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन बनता है। और इसने ईरानी त्यौहार नौरोज का मनाना शुरू किया था। तो ये भी एक फैक्ट है ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे मैं बता रहा था ये है। उसके अलावा सुल्तान बलबन सभी कार्यों में दरबारी वैभव की स्थापना को महत्वपूर्ण मानता था। उसने दरबार में ईरानी आदर्शों की स्थापना की। तो यही सब चीज़ें। उसके बाद बलबन द्वारा चहलगानी कांड, जैसे मैंने बताया, किल्तुतमिश के समय में गठित 40 सरदारों का समूह बलबन के समय तक स्वेच्छाचारी, महत्वाकांक्षी और बहुत प्रभावशाली हो गया था। वे सुल्तान की मार्ग में बाधा बन गए थे, ठीक है, मतलब उसको ओवर शेडो करने लग गए थे। बलबन ने अपने प्रभाव को कमज़ोर करने और अपनी शक्ति को बलबन उनके प्रभाव को कमज़ोर करने और अपनी शक्ति को बढ़ाने और स्वयं को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से उनकी शक्ति को कुचलने का काम किया। और बलबन ने छोटे छोटे अपराधों के लिए इन सरदारों को कठोर दंड दिया, है ना। तो छोटे छोटे काम करते थे तो सबको दंड वंड दे के
सब क्या बोलते हैं उनका वर्चस्व ख़त्म कर दिया। उसने कपटपूर्वक और बर्बर तरीके से चहलगानी का सफाया किया और निरंकुश शासन स्थापित किया। बलबन द्वारा सेना संगठन, तो ये जैसे इसका इम्पोर्टेंट है, क्यों करना पड़ा उसको सेना संगठन? क्योंकि मंगोल से लगातार उसको खतरा था, है ना। बलबन ने अपनी निरंकुश शासन को बनाए रखने के लिए सेना के संगठन पर ध्यान दिया। बलबन ने सैनिकों की संख्या बढ़ाई और उनके वेतन में भी वृद्धि की और सेवा के लिए अयोग्य व्यक्तियों को पेंशन देकर मुक्त कर दिया, है ना। पूरा उसको चाहिए फिट और तंदुरुस्त, जो सेवा के लिए क्या बोलते हैं, जो लड़ सके लड़ाई, इस टाइप के सैनिकों को रखा। बलबन से पहले सेवा के बदले में तुर्क सैनिकों को जागीर देने की प्रथा प्रचलित की थी, जिसके कारण अधिकांश भूमि सैनिकों को, हाँ, अधिकांश भूमि पुराने सैनिकों, विधवाओं और नाबालिगों के कब्जे में थी। बलबन ने इन लोगों के जीवित रहने तक भूमि पर उनके अधिकार को मान्यता दी, मृत्यु के बाद वापस ले लिया। जो आपने एकता वाला देखा ना कि पुराने सैनिक थे, उनके पास ज़मीन रहा होगा, सैनिक सर्विस दी, तो अब वो लोग जैसे ही मृत्यु हुई उनकी तो सारा ज़मीन वापस ले लिया। बलबन ने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दीवान आरिज जो सैन्य विभाग है ना, इसकी स्थापना किसने की करके एक प्रश्न बनता है, तो आपको याद रखना होगा बलबन ने, ठीक है। इस पद विभाग का गठन किया और इस पद को सबसे पहले इमाद उल मुल्क को दिया। एक सैनिक था, मतलब जो इसका मुख्य सैनिक। उसके अलावा इसने ना खुफिया विभाग, भाई अंदर क्या चल रहा है राजकाज में वो भी पता होना चाहिए, तो इसने बारीद मुमालिक और खुफिया अधिकारी को बारीद कहा, ठीक है, बरीद, जो स्पाई बनाया, ठीक है, जासूस। राज्य के महत्वपूर्ण समाचार जासूसों के माध्यम से सुल्तान तक पहुंचते थे। जो जासूस अपना कर्तव्य नहीं निभाता था उसको भी दंड देते थे और जासूसों को नकद में वेतन मिलता था। न्याय विभाग भी था इनके पास, इसमें कुछ विशेष नहीं है। ये लॉ की और रक्त की नीति इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ ओके। अब बलबन की मृत्यु के बाद क्या हुआ? हाँ, तो बलबन की मृत्यु कैसे हुई? हुआ क्या था, इसका जो एक पुत्र था, मतलब बड़ा पुत्र शहजाद मोहम्मद, तो ये मंगोल के साथ युद्ध करते करते मारा गया 1285 में, ठीक है। तो उसको बहुत प्रेम था, मतलब, है ना। तो उसके मरने के बाद उसको बड़ा सदमा लगा, तो फिर वो भी ज़्यादा दिन तक उसके स्वास्थ्य में गिरावट आई और 86 में इसकी मृत्यु हो गई। बरानी का स्टेटमेंट है, क्योंकि CGPSC में आप देखोगे स्टेटमेंट डाल देता है, बोलता है कि ये किसके बारे में बोला गया है। तो बरानी ने कहा था कि बलबन की मृत्यु से दुखी मलिकों ने सुल्तान के शौक को नंगे पैर कब्रिस्तान ले जाते हुए अपने कपड़े फाड़ दिए और अपने सिर पर धूल डाली और 40 दिनों तक उपवास रखा, ठीक है। तो ये किसने कहा है करके, तो बरानी ने कहा है बलबन के बारे में। आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट करे हाँ, उसके बाद उत्तराधिकारी कौन था? देखो, बलबन ने ना मरने से पहले जो उसका पुत्र मंगोलों के हाथों मारा गया, उसके बेटे राजकुमार मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन जो बलबन की मृत्यु के बाद जो उनके विश्वास पात्रों ने बुगरा खां कौन था? ये 2 भाई थे ना, किसके? बलबन के 2 पुत्र थे, तो उनमें से एक तो ख़त्म हो गया, राजकुमार मोहम्मद, दूसरा भाई था बुगरा खां। तो बुगरा खां के छोटे बेटे कैकूबाद को सुल्तान बनाया और उसके बाद खिलजी वंश, जो जलालुद्दीन खिलजी है, उसने कैकूबाद को मार के फिर खिलजी वंश की स्थापना की, ठीक है। तो 1290 में फ़िरोज़ शाह, क्या, मलिक फ़िरोज़, जिसको आपने यहाँ देखा कि उसी का नाम ही जलालुद्दीन खिलजी था, उसने फिर आखिरी सुल्तान को मार के स्थापना की, ठीक है। ये आने वाला है, तो इट्स अपकमिंग अगले लेक्चर में, तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा टीज़र टाइप का, ठीक है। तो ये है आपका जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी, जिसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्विकली हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग PYQ कर लेते हैं, कितना आपने पढ़ा, कितना समझा, कितना याद रहा, उसकी पुष्टि हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद होगा गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में लाहौर में ये गुलाम वंश की नींव डाली। उसके बाद आते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के बारे में, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना, क्योंकि अपनी दानशीलता के लिए, दयालुता के लिए लाख बख्श के नाम से भी टाइटल लिया। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें, रटे तो सही, बट उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लें ताकि आपके दिमाग में परमानेंट फैच हो जाए। उसके बाद आते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? क्या वो मंदिर है, क्या मस्जिद है, संत की झोपड़ी है, मीनार है? तो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि भाई 2.5 दिन का झोपड़ा हिंदू नाम लग रहा है तो मंदिर होगा, ऐसा नहीं है।
ये मस्जिद था जिसको बनाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ठीक है। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः कहाँ स्थित है? आपको याद होगा 2.5 दिन का झोपड़ा तो मैंने भी बताया अजमेर में, तो ये तो लाहौर हो गया, गलत पहला ऑप्शन, ये भी गलत, ये दोनों में से एक होगा। तो क्या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद लाहौर में है? नहीं, वो है दिल्ली में, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कौन था भाई? तो कुछ तो आप अभी पढ़ लिए है ना, इन दोनों ने करा है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने, है ना। इसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने ख़त्म किया। अब आता है गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक था उसने 5वीं मंजिल जो थी उसका निर्माण करवाया था, तो इसने भी मदद करी है कुतुब मीनार को बनवाने में। सिर्फ ये जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है कुतुब मीनार के निर्माण में, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 6, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? बताइए कैसे मारा गया? क्या उसकी मृत्यु महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर किया था? नहीं। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए यलदौज के द्वारा? नहीं। बुंदेलखंड? ये भी नहीं। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर गया था, तो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो एक आपका बहुत टेम्पटेशन हो सकता है, दिल्ली सल्तनत तो है, दिल्ली योगा करके, बट आपको याद रखना होगा कि ये पहला शासक था, इसने लाहौर से शासन किया था। राजधानी दिल्ली बनाई थी इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था दिल्ली का पहला सुल्तान? अब आपको बहुत टेम्पटेशन होगा अगेन कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक हो सकता है, उसी ने नींव डाली है, गलत। वो तो लाहौर में था ना, ऊपर पढ़े, तो वो था इल्तुतमिश, है ना, जिसको सुल्तान की उपाधि मिली थी। किसने दिया था? खलीफा ने, और उसने सिक्के भी जारी किए, है ना, अरब के। यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी कुछ याद होगा। खलीफा की मान्यता है ना, उसको खलीफा से मान्यता मिली थी और सुल्तान और आज़म की उपाधि प्रदान की थी। किसके बाद? जब उसने बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए थे। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का तो कौन था? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक था? गलत, ये तो लाहौर में किया ना। रजिया? नहीं, ये था इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, मतलब वो जो खलीफा है ना, उन्होंने उसको अपने साम्राज्य का वो माना, क्या बोलते हैं, हिस्सा माना और उसको सुल्तान बनाया, तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। ये वर्ड से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक बार इसको देख लीजिएगा कि दार उल इस्लाम जो था आपके ये सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन का भाग बन गया। मतलब खलीफा ने जब उसको स्वीकृति दी ना, जब उसको अप्रूवल दिया, उसको रिकॉग्नाइज़ किया, उसकी बात कर रहा है। गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? कौन था गुलाम का गुलाम? ये था अपना अगेन इल्तुतमिश, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में 3-4 राजा होंगे, तो आपको याद है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे जब मिडीवियल ख़त्म हो जाएगा, इवन एनसीएन के लिए मैं क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहा था, तो हम लोग इसका मिक्सअप करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, उस टाइम आपकी असली परीक्षा होगी, ठीक है। इसलिए आप पीपीटी को रिवाइज़ करते रहिएगा, अदरवाइज़ जब मिक्सअप होगा तो आप भूल जाएंगे कहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, कहाँ पे फिरोज शाह तुगलक आया था, इल्तुतमिश आया था, सब खिचड़ी हो जाती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां भारत की उत्तरी पश्चिमी मतलब यहाँ पे, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में आया था उत्तरी सीमा में? आपको याद होगा जो ये ख्वारिज्म शाह का बेटा था, कौन? मकबरनी शरण मांगने आया था, तो फिर इसने मना कर दिया। किसने? आपके इल्तुतमिश ने, कि भाई नहीं, तुम्हारे चक्कर में तो हमारा साम्राज्य नहीं बचेगा। तो इसके काल में आया था मंगोल यहाँ पे उत्तर पश्चिम सीमा में। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन ना यूपीएससी का है, ठीक है। सारे प्रश्न मैं यार पता नहीं ये सॉफ्टवेयर उठाता नहीं है, बट ईयर भी मैं डालना चाहता था एग्ज़ाम का, तो यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग जितना पढ़ें उससे बनता है कि नहीं बनता।
बट अगेन उस टाइम बहुत टफ क्वेश्चन था। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खां भगौड़े ख्वारिज़्म युवराज की खोज में सिंधु घाटी नदी तक पहुंचा। हमने पढ़ा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर पहला सही है तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, है ना। आपको एलिमिनेशन मेथड जो नया एस्पिरेंट है ऐसे ही अपनाना होता है। अगर आप इस फैक्ट के बारे में बिल्कुल श्योर हैं, हाँ भाई पहुंचा था, तो नीचे के दो कट हो जाएंगे। अब आता है या तो पहला करेक्ट होगा या तो ए करेक्ट होगा या फिर बी। सेकंड आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार लिया और सिंधु नदी पार की, ठीक है। ये फैक्ट अभी आपको याद नहीं होगा, लेकिन बाद में आप पढ़ेंगे ना तो आप रियलाइज़ करेंगे कि भाई इसके टाइम नहीं आया था, 1398 में आया था, ठीक है। तैमूर लंग जिसको बोलते हैं, और उस टाइम था नसरुद्दीन मोहम्मद, उस टाइम शासक था। इसीलिए इस फैक्ट के चलते ये वाला आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तीसरा वाला देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था, ठीक है। तो एक मिनट, देवराज द्वितीय, दिस इज़ रॉन्ग। फर्स्ट एक्चुअली सेकंड रॉन्ग हो गया, तो फिर तो आपका यही आंसर हो गया ना। थर्ड स्टेटमेंट अगर पता भी नहीं है तो फिर तो आपका पहला है। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा था, देवराज द्वितीय, था कथन से असत्य है। वास्को डी गामा केरल की तरफ, उस समय विजयनगर पर नरसा नायक थे, है ना। देखो उस टाइम क्या था, नरसा नायक थे, ना कि देवराज द्वितीय। तो कुछ फैक्ट आपको क्वेश्चन के माध्यम से याद करना होगा। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो कौन सा था, बलबन था, है ना। तो ऑप्शन बी। ये थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा, अपने आप को वो जिले इलाही सब चीज़ बोलते रहता था। तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो पहला करते हैं, ये क्या बोल रहा है कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, पता नहीं कैसे छूट गया। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था, बिल्कुल सही है। इसने 66 से 86 तक राज किया, बिल्कुल सही है। इसने सुल्तान के पद को दैवी घोषित किया, बिल्कुल सही है। तो सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, देखते हैं। उसने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, बिल्कुल सही है। इक्तादारी को नहीं किया, इक्तादारी को किसने किया था आपको याद है, इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब यही गलत है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इसको कर दो। नेक्स्ट आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। क्या ये सब करा तुतुए हिंद, ये तो इसका था ना, अमीर खुसरो का। दीने इलाही तो फिर इधर आ गया मुग़ल साइड, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ हमारा इसका स्लेव डायनेस्टी ख़त्म होता है, ठीक है। अपन मिलते हैं खिलजी डायनेस्टी के ऊपर आज या फिर कल मिलेंगे।